Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑन आईएस 23 बोर्डिंग कॉस्ट। हम आईएस 23 बोर्डिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और अपनी पिछली क्लासेस के अंदर हमने बोर्डिंग कॉस्ट का मतलब समझा, क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन देखी, बोर्डिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, स्पेसिफिक बोर्डिंग, जनरल बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि स्पेसिफिक बोर्डिंग और जनरल बोर्डिंग के केस में हम किस तरह से जो है बोर्डिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया था, दैट इज पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट की जाएगी, कब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया जाएगा और कब हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को परमानेंटली ख़त्म कर देंगे या रोक देंगे, सीज कर देंगे। तो क्विकली अगर हम रीड करें, आईएस 23 ये कहता है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी जब तीनों कंडीशंस पूरी हो जाए, जब तीन कंडीशंस पूरी हो रही हो। नंबर 1, क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो जाए। नंबर 2, आपकी बोरिंग्स के ऊपर बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो जाए, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाए। एंड नंबर 3, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हो। जब ये तीनों कंडीशंस, जब ये तीनों बातें मौजूद होंगी, तब हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सिंपली हम ये देख लेंगे कि अगर ये तीनों चीज़ें अलग अलग डेट्स पे हो रही है, मतलब खर्चा किसी अलग दिन हो रहा है, सूद किसी और दिन से लग रहा है और कंस्ट्रक्शन किसी और दिन स्टार्ट हो रही है, तो इन तीनों में से जो सबसे आगे वाली डेट होगी, इन तीनों में से सबसे जो लेटर डेट होगी, वो डेट हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट डेट होगा। तो जिस वक्त ये तीनों कंडीशंस पूरी हो, खर्चा हो, सूद लगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हो, हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे, कमेंस कर देंगे। फिर आगे जाकर अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सस्पेंशन आती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुक जाती है, काम डिले हो जाता है किसी एबनॉर्मल रीज़न की वजह से, किसी एबनॉर्मल रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आकर आपकी जगह को सील कर दिया, कोई अनयूजुअल रेन हो गई, कोई फ्लड आ गया, कोई कर्फ्यू लग गया, कोई लॉकडाउन लग गया, तो अगर एबनॉर्मल रीज़न की वजह से अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में डिले आता है, सर उस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुक जाती है ड्यू टू नॉर्मल रीज़न, फॉर एग्जांपल कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस ही इस तरह का है कि हर 2 महीने बाद 2 हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ती है, पुरानी चीज़ों को मजबूत करने के लिए, पुरानी चीज़ों की तराई करने के लिए, पानी वगैरह देने के लिए, या फॉर एग्जांपल नॉर्मल सीजनल रेन, मानसून रेन हो जाती है, तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में नॉर्मल रीजन की वजह से डिले आता है तो आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोकोगे नहीं। और फिर जब हमारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि हमारा एसेट 100% कंप्लीट हो जाए। सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब है कि लगभग हमारा एसेट कंप्लीट हो गया, 90% से ज़्यादा एसेट हमारा कंप्लीट हो गया है, छोटा मोटा फिनिशिंग का, छोटा मोटा रेनोवेशन का काम रहता है। तो अगर हमारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। अब पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन से पर्टेनिंग में आने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक बात लिखवाई थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, कि जिस पीरियड में आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, जिस पीरियड में आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसी पीरियड में अगर सरप्लस फंड पे कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, उसी पीरियड में अगर सरप्लस फंड पे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आती है तो उसे आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस भी नहीं करोगे। अगर किसी पीरियड, अगर किसी महीने या किसी दिन के इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते तो उसी पीरियड, उसी दिनों में अगर सरप्लस फंड पे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, इससे भी हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि पीएनएल में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, बल्कि पीएनएल में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। हमारे पास स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 मार्क की वेटेज है सवाल की। स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 8 मार्क्स। मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहले आपने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। कहता है, बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2023 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 2023। एक कंपनी है बुलान पाकिस्तान लिमिटेड जो कि एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रही है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2023 पे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी 30 नवंबर 2023 पे।
द मैनेजमेंट वांट टू असरटेन द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। मैनेजमेंट को मालूम करना है कि कितनी बोरिंग कॉस्ट हम वेयर हाउस की कॉस्ट में शामिल करेंगे, यानी कितनी बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। रेलिवेंट डिटेल्स इन दिस रिस्पेक्ट आर एज फॉलो। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस विल बी, हमें वेयर हाउस को ये 4 पेमेंट्स करनी है, हमें वेयर हाउस को ये 4 पेमेंट्स करनी है। 1 Feb, 1 अप्रैल, 1 सितंबर और 1 दिसंबर 2023 पे 40, 120, 100, 90 यानी कि टोटल 350 मिलियन की ये 4 पेमेंट्स है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को की जाएगी। द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। कह रहे प्रोजेक्ट को हम इन सोर्सेज से फाइनेंस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को हम इन सोर्सेज से फाइनेंस कर सकते हैं। नंबर 1, specific loan of 350 million at the rate of 16% per annum to be obtained on 1st January 2023. The principal will be payable in 5 equal annual installments along with interest from 1st January 2024. कह रहे एक तरीका तो यह है कि हम 350 मिलियन का एक लोन ले लें, हम 350 मिलियन का एक स्पेसिफिक लोन ले लें जिसपे 16% से इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 जनवरी पे ये लोन लिया जाएगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये लोन वापस करना होगा, लेकिन लोन वापस कब किया जाएगा? 1 जनवरी 2024 यानी कि अगले साल। अभी हम 2023 में, अगले साल से ये लोन वापस किया जाएगा। एक तरीका तो यह है कि हम स्पेसिफिक लोन ले लें 350 का। दूसरा तरीका यह है कि विड्रॉल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, यानी कि हम अपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से ही फंड्स इस्तेमाल करें। हमारे पास ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, हम उसी से फंड्स इस्तेमाल करें। These facilities will also be used to finance other needs of the company। यहां से कंपनी के बाकी खर्चे भी हो रहे हैं। ये बता रहा है आपको कि ये जनरल बोरिंग्स है। डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलो। अब कंपनी के पास 2 फैसिलिटीज हैं, बैंक ए और बैंक बी। दोनों फैसिलिटीज की लिमिट है 300 और 350 मिलियन, लेकिन दोनों फैसिलिटीज का एवरेज बैलेंस कितना है? 220 और 280। अब जब हमारे पास एवरेज बैलेंस अवेलेबल होगा ना, तो हमारे लिए लिमिट इररेलेवेंट है, क्योंकि लिमिट हमने यूज थोड़ी की। हम जो लिमिट एक्चुअली यूज करेंगे वो हमारा एवरेज बैलेंस है ना, तो हम इनको यूज करेंगे, इन नंबर्स को देखेंगे, ना कि लिमिट को। और दोनों लोन पे इंटरेस्ट कितना है? 13.7 और 14.6%। फिर आगे कहता है द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन द सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। 10% पर एनम पे हम सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। The construction is expected to be suspended for the entire month of June due to usual monsoon rains. सर मुझे बताएं, क्या इस पीरियड में हम कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर देंगे या इस पीरियड में हमारी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी? जून के महीने में कह रहा है काम रुक जाएगा मानसून बारिशों की वजह से, तो क्या इस पीरियड में हम कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर देंगे या कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे? सर यहां जो काम रुक रहा है उसका रीजन यूजुअल मानसून रेन है, यानी ये एबनॉर्मल रीजन नहीं, हमें पहले ही पता है कि यार बारिशें होंगी, मानसून बारिशें होनी है। तो चूंकि ये नॉर्मल रीजन ऑफ सस्पेंशन है, इस पीरियड में कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगी, इस पीरियड में हम कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल सही। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट हैं। कहता है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द वेयरहाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का केसेस का मतलब है ये अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम स्पेसिफिक लोन ओनली। कह रहे अगर सिर्फ हम इस लोन को इस्तेमाल करें, स्पेसिफिक लोन को, तो कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? और अगर इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, अगर हम सिर्फ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी यानी जनरल बोरिंग को इस्तेमाल करें तो कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? तो बहुत आसान सा सवाल है। यूँ समझ लो कि ये 2 सवाल है। इस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इस दिन कंस्ट्रक्शन एंड हुई, इन दिनों पे तुमने खर्चे की पेमेंट की है। एक सवाल है जिसमें तुम्हारे पास स्पेसिफिक बोरिंग है, पार्ट ए। एक सवाल है जिसमें तुम्हारे पास जनरल बोरिंग है, पार्ट बी। और छोटा सा सवाल है, 8 मार्क की वेटेज इस सवाल की। तो ज़्यादा टाइम नहीं, बस आप लोगों के पास 5-10 मिनट का टाइम है, ज़रा जल्दी से इस सवाल को अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ।
यहाँ देखिएगा, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1। बोलान पाकिस्तान लिमिटेड। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी टाइमलाइन बना लेता हूँ। हमारा जो साल है वो 2023 है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 जनवरी 23, जनवरी का आखिर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अब इन्होंने हमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में ये बताया कि कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी पे स्टार्ट हो रही है, 30 नवंबर पे एंड हो रही है। कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी पे स्टार्ट हो रही है, 30 नवंबर पे एंड हो रही है। यानी कंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ स्टार्ट होगी और नवंबर के एंड पे एंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिर का एक महीना है, आखिर का जो एक महीना है दिसंबर का, ये तो कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो जाएगी, तो ये जो दिसंबर का महीना है ये कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि हमने किन किन डेट्स पे पेमेंट करनी है। तो पहली पेमेंट करनी है 1 फेब पे 40 मिलियन, तो यहाँ पेमेंट होगी 40 की 1 फेब पे। ये जनवरी, ये फरवरी और ये फेब के स्टार्ट में। दूसरी पेमेंट होगी 1 अप्रैल पे 120 मिलियन, 120 मिलियन यहाँ पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल का महीना तो अप्रैल के स्टार्ट में। तीसरी पेमेंट होगी 1 सितंबर पे 100 मिलियन यहाँ पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर का महीना तो सितंबर के स्टार्ट में। और चौथी पेमेंट होगी 1 दिसंबर पे 90 मिलियन, यानी कि बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे। अब देखें, हमने जैसे ये वाले लोन की बात करें तो ये लोन कब लिया? 1 जनवरी पे। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 जनवरी पे। लेकिन पहली पेमेंट कब हुई है? 1 फेब पे। 1 फेब पे हमें ये मालूम है कि कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब खर्चा हो चुका हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हो और सूद भी लगना स्टार्ट हो चुका हो। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो गई, सूद यहाँ लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन खर्चा यहाँ हुआ है, तो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड भी यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये जो पहला महीना है ये हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। ये जो पहला महीना है ये हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? हमें इस सवाल में 12 महीनों में से सिर्फ 10 महीने कैपिटलाइजेशन पीरियड है। दिसंबर का महीना इसलिए नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारी 30 नवंबर पे एंड हो गई। और जनवरी का महीना इसलिए नहीं है क्योंकि जनवरी के महीने में कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन खर्चा हमने 1 फरवरी पे किया है। अच्छा, पहले हम इस सवाल का पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि अगर हम ये खर्चा स्पेसिफिक बोरिंग से करते, अगर ये खर्चा हम स्पेसिफिक बोरिंग से करते तो क्या होता। देखो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 350 मिलियन का लोन है, स्पेसिफिक बोरिंग कितनी है? 16% मल्टीप्लाई बाय 10/12 मल्टीप्लाई बाय 10/12 10/12 क्यों? यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 महीनों का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस फंड की। हमारे पास सरप्लस फंड कितना है? देखो, आपने लोन लिया 350 मिलियन का, एक महीने बाद 40 पे किए तो आपके पास पैसे बच गए 310। फिर 2 महीने बाद 120 पे किए तो 310 माइनस 120, आपके पास पैसे बच गए
190। फिर इन महीनों के बाद आपने 100 पे किए तो आपके पास पैसे बच गए 90, और फिर आपने 90 पे किए तो आपके पास पैसे ख़त्म हो गए। ये हमने पूरा एक टाइमलाइन बना लिया। पहले हमारे पास स्पेसिफिक लोन के 350 मिलियन आए, एक महीने बाद 40 की पेमेंट की 310 बच गए, फिर 120 की पेमेंट की 90 बच गए, फिर 100 की पेमेंट की 90 बच गए, और फिर 90 की पेमेंट की तो फंड खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे पास डे 1 पे 350 मिलियन आए ना, तो मेरे पास डे 1 पे 350 का ही सरप्लस फंड था। डे 1 पे 350 का ही सरप्लस फंड था। तो मैंने एक महीना इस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया होगा, मैंने एक महीने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन इस एक महीने की सरप्लस फंड की इनकम मैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस नहीं करूंगा। मैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस एक महीने में हमने बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं की। जो मैंने आपको बात लिखवाई थी ना कि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसी पीरियड में आने वाली सरप्लस इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। चूंकि एक महीने में हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की, तो एक महीने की सरप्लस फंड की इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस भी नहीं कर सकती। अब लेस करते हैं इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। सर 310 मिलियन का सरप्लस फंड है, 190 मिलियन का सरप्लस फंड है, और 90 मिलियन का सरप्लस फंड है। और किस रेट पे इसे इन्वेस्ट करेंगे? सर इसे इन्वेस्ट करेंगे 10% पे। तो मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। किस रेट पे? किस रेट पे? सॉरी, किस मंथ पे? सर 310 मिलियन हमने इन्वेस्ट किया 1 और 2 महीने के लिए। 310 हमने इन्वेस्ट किया 1 और 2 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2/12। फिर 190 हमने इन्वेस्ट किया 1, 2, 3, 4 और 5 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5/12। और फिर 90 हमने इन्वेस्ट किया 1, 2 और 3 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग से इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते। जल्दी से कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। 350 इंटू 16% इंटू 10/12। कोई एरर कर दूँ तो मुझे बताइएगा। कैलकुलेशन करते वक्त अगर कोई एरर हो जाए तो बताना है आपने। देखें यहाँ एरर किया ना मैंने, 3 मंथ्स आएगा, मैंने 99 लिख दिया गलती से। जिन्होंने सॉल्व किया क्या उनके पास जवाब 32.053 बन रहा है? नंबर मैंने गलत लिखा था, 917 है। $31.33। अब पार्ट बी पे आता है। पार्ट बी में अगर व्हाट इफ हमने ये खर्चा जनरल बोरिंग से किया होता। इस सवाल में हमें 2 जनरल बोरिंग्स दी हुई है, बैंक ए और बैंक बी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इनका एवरेज बैलेंस भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, तो हम कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बैंक ए
बैंक बी, एवरेज बैलेंस कितना है 220 और 280, तो ये हो जाएगा 500। इंटरेस्ट कितना है 13.7 और 14.6। तो इंटरेस्ट पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे, 220 इंटू 13.7, ये आ गया 30.14 और 280 मल्टीप्लाई बाय 14.6, ये आ गया 40.88। इन दोनों का टोटल करें तो ये आ जाएगा 71.02। तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होगा 71.02 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। यार है हमारे पास 14.2%। अब जनरल बॉन्डिंग के केस में हम क्या करेंगे, सर हमें सरप्लस फंड नहीं देखना। जनरल बॉन्डिंग के केस में हमें सरप्लस फंड नहीं देखना। हमने 40 की पेमेंट की है पहले, कितने महीने के लिए सर 2 महीने के लिए, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 14.2% मल्टीप्लाई बाय 2/12। पहले हमने 40 की पेमेंट की 2 महीने के लिए, तो 40 पे हमने 14.2 2 महीने का इंटरेस्ट किया। फिर हमने मजीद 120 की पेमेंट की, तो 40 और 120 कितने हो गए सर, हमारी टोटल पेमेंट हो गई 160 मल्टीप्लाई बाय 14.2%। कितने महीने के लिए सर, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 महीने बाद हमें एक और पेमेंट करनी है, तो 5/12। फिर 5 महीने बाद हमने 100 की पेमेंट की, तो हमारा टोटल खर्चा हो गया 260 14.2%। कितने महीनों के लिए, 1 2 और 3। अब हमने जब लास्ट पेमेंट की है तो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड ही खत्म हो गया। क्योंकि हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड ही खत्म हो गया, तो इस 90 पे कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा। 40 पे 2 महीने का, 160 पे 5 महीने का, 260 पे 3 महीने का। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 14.2 मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये आ गया 0.947। 160 मल्टीप्लाई बाय 14.2 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये आ गया 9.467। 260 मल्टीप्लाई बाय 14.2 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ गया 9.23। मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया तो मुझे बताइएगा। जीरो 0.947 9.467 9.23, ये आ गया हमारे पास 19.644 या 19.65। यहाँ तक हमारा ये सवाल सिंपली कंप्लीट हो गया। आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये दोनों में आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? कोई ये सोच रहा है कि सर दोनों में आंसर डिफरेंट क्यों है, सेम क्यों नहीं है? किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि सर ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? देखिए, ये दोनों में अलग अलग आंसर आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स हैं। यहाँ हमने इसको स्पेसिफिक बोरिंग से कैपिटलाइज किया है, यहाँ हमने इसको जनरल बोरिंग से कैपिटलाइज किया, तो डेफिनेटली दोनों में कैलकुलेशन का तरीक़ाकार भी अलग है, लोन अमाउंट भी अलग है, रेट भी अलग है। तो इसलिए ये दोनों के डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये सेम मेथड की अलग अलग कैलकुलेशन नहीं है, ये दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक स्पेसिफिक बोरिंग है, एक जनरल बोरिंग। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो मैं 5-10 मिनट यहाँ पे मौजूद हूँ। इंशाल्लाह अगली 2 से 3 क्लासेस के अंदर हमारा ये IAS 23 का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअली मुझे बस 2 एडिशनल चीज़ें आप लोगों को बतानी है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।